Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 2 of from the book Frank S. Bernick Applied Mathematics. So chapter 2 जो है वो linear equations है और उन सबसे पहले जो है linear equations with two variables. Linear equations तो हम chapter 1 में भी discuss कर चुके हैं, लेकिन इस chapter में हम linear equations discuss करेंगे with two variables. सबसे पहले उसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स की. अ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स x एंड y हैज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by is equals to c, where a, b and c are constants and a and b cannot both equal 0 at a time. दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते. इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 5x plus 4y is equals to 0. ठीक है, अगर मैं इसकी जगह x 0 कर दूं तो 4y is equals to 10 कर लेते हैं. 10 will remain an equation. ठीक है, और अगर मैं इस x के बजाय इस y को 0 कर दूं so 5x is equals to 10 will also remain an equation. ये भी एक इक्वेशन रहेगी. 5 is equals to 10 एक इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है क्योंकि उसके अंदर एक वेरिएबल मौजूद है और उसकी पावर क्या है 1. लेकिन अगर मैं दोनों 0 कर दूं एट अ टाइम तो इक्वेशन क्या बनेगी 0 is equals to 10, विच इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट तो हमारे पास फॉल्स हो गई. तो इसीलिए एट अ टाइम जो है वो दोनों वेरिएबल्स जीरो नहीं हो सकते, कोई एक वेरिएबल जीरो हो सकता है. डजेंट मैटर, आपके पास इक्वेशन जो है वो लीनियर ही रहेगी. सो 2.1 की अगर हम बात करें तो 2.1 में जो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 18 तक, उसमें सिर्फ आपने पहले यही आइडेंटिफाई करना है वेदर द इक्वेशंस आर लीनियर और नॉट. इसे आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाएगा. तो यहाँ पर कुछ आपकी बुक से ही मैंने एग्जांपल्स ली हैं. यहाँ पे लिखी हुई है एग्जाम्पल 2x plus 5y is equals to -5 which is a linear equation, राइट. क्योंकि हमारे पास यहाँ वेरिएबल्स तो दो यूज किए हुए हैं लेकिन दोनों वेरिएबल्स की पावर्स क्या है 1 और ये आपस में एक दूसरे का मल्टीपल भी नहीं है. तो पैरामीटर a is 2, b is 5 and c is -5. सिमिलरली एक और इक्वेशन है x plus 1/2y is equals to 0. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. इसमें c की वैल्यू 0 है. अगर बात की जाए x/3 इज इक्वल टू 25. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. सिंपल एक वेरिएबल के साथ है. यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स है. यहाँ लिखा है √2u -0.05v इज इक्वल टू 3.76. आप वेरिएबल्स की पावर को देखें 1 है सबकी. जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनकी पावर 1 है और आपस में एक दूसरे का मल्टीपल भी नहीं है. तो ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है. Similarly, 2s minus 4t is equals to -1/2 is also a linear equation. तो इस तरह के फॉर्मेट में आपके पास जो भी इक्वेशंस लिखी होंगी वो लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी. अब बात कर लेते हैं नॉट लीनियर इक्वेशंस की, ऐसी इक्वेशंस जो कि लीनियर नहीं है. सो अगेन आई हैव सम एग्जांपल्स हियर फ्रॉम योर बुक. इक्वेशन लिखी हुई है 2x plus 3xy minus 4 is equals to 10. ये इक्वेशन लीनियर नहीं है. लीनियर क्यों नहीं है कि आप अगर इसका सेंटर टर्म देखें +3xy, इसके अंदर दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है आपस में. तो इस तरह की इक्वेशंस जिसमें हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आ रहा हो, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहते. सेकेंड इक्वेशन देखिए, ये इसका जो है आप ऐसे समझ लेंगे इसका रीजन है कि ये लीनियर क्यों नहीं है. दूसरी इक्वेशन में हमारे पास लिखा है x plus y square is equals to 6. ये लीनियर हो सकती थी उस केस में जब यहाँ स्क्वायर नहीं होता. अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही. तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं. तीसरी इक्वेशन में हमारे पास लिखा हुआ है √u plus √v. अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो u की हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, u raised to the power 1/2. तो u की पावर 1 नहीं रही बल्कि 1/2 हो गई है. तो जिसकी वजह से ये वाली इक्वेशन भी नॉन लीनियर हुई. अब यहाँ पर अगर बात करें ax plus by इज इक्वल टू c. अब यहाँ पर तो कहेंगे कि भाई x की भी पावर 1 है, y की पावर 1 है, अलग अलग भी लिखा हुआ है, फिर क्यों. लेकिन अगर आप यहाँ देखें, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का, तो ये y यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसकी वजह से ये बन जाएगा axy. तो ये इक्वेशन फर्दर हमारे पास लीनियर नहीं रहेगी, नॉन लीनियर हो जाएगी. और अगर इसको एक दूसरे तरीके से देखें और y हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएं तो एक्चुअली इस जगह पर y की पावर -1 है. ये इस तरह से b raised to the power -1.
तो इसका रेसिप्रोकल लिया हुआ है, इसे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब मैं अगर बात करूं इस इक्वेशन की, 2s इज इक्वल टू 5x माइनस 2y ओवर 4 प्लस 10। इनिशियली अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमें ये इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं लग रही, ठीक है। तो हमें इस तरह से देखकर इक्वेशन को ये डिसाइड नहीं करना कि वेदर द इक्वेशन इज लीनियर और नॉट, हमें इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है और फिर हम इसे चेक करेंगे कि ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं। यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है, मैं सबसे पहले 4 इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इज 8x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5x माइनस 2y प्लस 4 इंटू 10 इज 40। ठीक है, डिवाइड में 4 भी आ रहा है तो ये 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या 8x, एक 5x यहाँ पर भी है तो इसे इस तरफ ले आते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस 40। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3x, वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। अब देखिए, जो इनिशियली देखने में हमें इक्वेशन नॉन लीनियर लग रही थी, सिंप्लीफाई होने के बाद वो इक्वेशन लीनियर है। इट मीन्स दिस द गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट अ नॉन लीनियर इक्वेशन। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब इस सेक्शन 2.1 में हम फर्दर इक्वेशंस बनाना सीखेंगे और कुछ सिंप्लीफिकेशन मजीद सीखेंगे इक्वेशंस की। उसे देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं बुक की, उसके बाद फिर हम सेक्शन की तरफ जाएंगे ताकि ये फर्दर क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल आपको दी हुई है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ये एक इक्वेशन आपको डिफाइंड इक्वेशन है, आपको क्वेश्चन में दे दी गई है। आपने पार्ट ए में क्या करना है, यू नीड टू डिटरमाइन द पेयर ऑफ वैल्यूज व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू -2। ये कह रहे हैं कि अगर हम इस x की जगह -2 रख दें तो आपने एक ऐसा पेयर निकालना है जिसमें आपके पास जो भी y की वैल्यू आए वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसी तरह सेकंड में बी में आपको y की वैल्यू दे दी है, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन में रखें तो x की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जो y की वैल्यू 0 रखने से पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो बहुत सिंपल, हमने सिर्फ क्या करना है, x पहले पार्ट के लिए x की वैल्यू को इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है और y की वैल्यू डिटरमाइन कर लेनी है, जिसकी वजह से हमारे पास एक सेट ऑफ पेयर आ जाएगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। So in part A, substituting x is equals to -2 into the equation, so we will have 2 into -2 plus 4y is equals to 16। ये 4 -4 हो गया, -4 उस तरफ जाके ऐड हुआ, ऐड होने के बाद we divide both sides with 4 and the value of 5 is y is 5। It means कि अगर x की वैल्यू -2 रखी जाए तो y की वैल्यू 5 रखनी होगी लाजमी, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर आपके पास पेयर ऑफ वैल्यू क्या बना, -2, 5 ऑर्डर्ड पेयर बनाया आपने x, y की फॉर्म में। सो व्हेन सब्स्टिट्यूटिंग x -2 द पेयर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5, जिसे आप ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करें -2, 5 की फॉर्म में। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में हमें y की वैल्यू को 0 रखना है। So substituting y is equals to 0 into the equation gives us 2x plus 4, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। So we will have 2x is equals to 16, we divide 2 on both sides and we will have 8। It means कि अगर आप y की वैल्यू 0 रखना चाह रहे हैं तो आपको लाजमी x की वैल्यू को 8 रखना होगा, तभी आपकी गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और जो पेयर आपके पास बनेगा इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए वो बनेगा 8,0। When y is equals to 0, then your x must be 8। हम एक और दूसरी एग्जांपल कर रहे हैं क्योंकि ये आपके फिर एक साथ हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे अपना। चैप्टर 2 के अंदर आपके पास एग्जांपल 2 है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के नाम से। सबसे पहले ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के हमने इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है और फिर उस इक्वेशन से हमने फ्रूटफुल रिजल्ट्स डिटरमाइन करने हैं, जो भी हमारे रिक्वायर्ड डाटा होगा उसके मुताबिक। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को अगर पढ़ा जाए, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एक कंपनी है 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है। फॉर द कमिंग वीक 120 आवर्स of labor are available for manufacturing 2 products. Week hours can be allocated for production of either product. In addition, since both products generate a good profit, management is interested in using all 120 hours during the week. Each unit produced of product A requires 3 hours
of labor and each unit of product B requires 2.5 hours. इस पूरे जो पैराग्राफ है इसमें डिफाइन किया गया है कि आपके पास जो प्रोडक्ट ए है वो 3 घंटे ले रहा है बनने के लिए और प्रोडक्ट बी जो है वो 2.5 आवर्स ले रहा है बनने के लिए, और आपके पास टोटल एलोकेशन जो है आवर्स की वो है 120 आवर्स ऑफ लेबर्स, मतलब आप 120 घंटे तक लेबर से काम करवा सकते हैं। और जो आपके पास प्रोडक्ट जो टाइम ले रहा है बनने के लिए वो प्रोडक्ट ए के 3 घंटे ले रहा है और प्रोडक्ट बी 2.5 घंटे ले रहा है। Now what you need to do? You need to define an equation which states that the total work used for producing X units of product A and Y units of product B equals 120. आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसमें आप ये डिफाइन करेंगे कि प्रोडक्ट ए के X यूनिट्स बनाने के लिए 3 घंटे लग रहे हैं, प्रोडक्ट बी के Y यूनिट्स बनाने के लिए आपके पास 2.5 घंटे लग रहे हैं और टोटल आपके पास 120 आवर्स। तो इसे किस तरीके से हम करेंगे? सबसे पहले आप ये डिफाइन कर लेंगे, अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर लेंगे। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ए एंड वी आर टेकिंग y एज अ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट बी, क्योंकि हमें मालूम है कि फॉर एग्जांपल 3 घंटे लग रहे हैं प्रोडक्ट ए को बनाने में, तो अगर मैं 2 प्रोडक्ट्स बना रही हूँ तो 3 इंटू 2 इज 6, 2 प्रोडक्ट्स बनने में 6 घंटे लगेंगे। 3 प्रोडक्ट्स बना रही हूँ तो 3 इंटू 3 इज 9, 3 घंटे लगेंगे। तो हमने ये अज्यूम किया है कि अगर मैं इसे 3x रखूं और x को मैं ले लूं एज अ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो वो इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट बी के लिए हम ले रहे हैं 2.5y, ये y जो है प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी क्वांटिटी होगी वो रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। राइट, अब टोटल जो हमारे पास आर्स हैं ए और बी को मिलाने के बाद, मतलब जब हम दोनों प्रोडक्ट्स बना लें और दोनों प्रोडक्ट्स के बनाने के बाद हमारे पास जो टोटल आर्स होने चाहिए वो होने चाहिए 120 आवर्स। तो अगर इसको मजीद स्पेसिफाई करें तो इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में बनेगी: टोटल आवर्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए, टोटल आवर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट बी, इन दोनों का हम सम ले लेंगे आपस में। फॉर एग्जांपल अगर तीसरी प्रोडक्ट भी बना रहा होता और उसको बनाने में जितने घंटे लग रहे होते तो वो प्लस करके मजीद इसके साथ ही लिख दी जाती लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हम टोटल लिखते हैं। टोटल टोटल किसी भी चीज का हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास आवर्स गिवन है तो हमने यहाँ पे 120 आवर्स लिखे हैं टोटल। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बनेगी? 3x प्लस 2.5y इज इक्वल्स टू 120। ये हमने इक्वेशन डिफाइन कर दी, अपनी जनरल इक्वेशन डिफाइन कर दी इस क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर हम प्रोडक्ट ए बना रहे हैं तो उसके 3 घंटे लग रहे हैं एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस करने में। अगर हम प्रोडक्ट बी बना रहे हैं तो प्रोडक्ट बी को 2.5 आवर्स लग रहे हैं वाई यूनिट्स प्रोड्यूस करने में, और टोटल आवर्स हमारे पास 120 है। तो ये आपके पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया, आपने इक्वेशन बना ली। अब बात करते हैं पार्ट बी की। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे पूछा है प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी कितनी बनेगी। इफ 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी आर प्रोड्यूस्ड, अगर हम 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करें प्रोडक्ट बी के, इट मीन्स कि ये आपको y दिया हुआ है, y की वैल्यू 30 दी हुई है। अगर y की वैल्यू 30 होगी तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर हम प्रोडक्ट बी के 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए? तो सिंपली हम क्या करेंगे, इफ 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी आर प्रोड्यूस देन y इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि मेंशन्ड है बी प्रोड्यूस कर रहे हैं और बी के जो यूनिट्स हैं वो हमने y से डिफाइन किए हुए, तो हम y एज 30 लेंगे। वी जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट y इन द अबव इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमने बनाई होगी। 3x इंटू 2.5 30 इज इक्वल्स टू 120। सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, वी विल हैव 3x इज इक्वल्स टू 45, डिवाइड करेंगे तो x की क्वांटिटी आएगी 15। इट मीन्स कि अगर हमें अपने पूरे लेबर आवर्स यूटिलाइज करने जो कि 120 आवर्स हैं, 120 आवर्स यूटिलाइज करने के लिए अगर हम 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट बी के, तो हमें लाजमी प्रोडक्ट ए के 15 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, तभी हमारे ये आवर्स यूटिलाइज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया पार्ट बी का आंसर। सी पार्ट में पूछा गया है if management decides to produce one product only, what is the maximum quantity which can be produced of product A, then the maximum quantity of product B.
ये इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं, अगर मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि भाई उसने एक ही प्रोडक्ट बनानी है, अब वो प्रोडक्ट ए बनाए या प्रोडक्ट बी बनाए, इट्स अप टू देम। तो अगर प्रोडक्ट ए बनाता है तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस होगी प्रोडक्ट ए की, और अगर प्रोडक्ट बी बनाता है तो कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो ना बनाना है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम प्रोडक्ट ए की जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे, इसलिए हम मैक्सिमम बी निकाल रहे हैं। और प्रोडक्ट बी को अगर जीरो रखते हैं तो इट मीन्स कि हम प्रोडक्ट बी बना ही नहीं रहे और प्रोडक्ट ए की मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ मैनेजमेंट डिसाइड्स टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए ओनली, सो नो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी आर प्रोड्यूस्ड, सो वाई इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर y जीरो होगा तो हम अपनी इक्वेशन में जब जीरो रखेंगे तो हमारे पास पूरा ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, सो वी विल हैव 3x इज इक्वल टू 120। और जब 3 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 40। इट मीन्स कि अगर मैनेजमेंट की डिसाइड करती है कि उसने कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनाना, तो उसे प्रोडक्ट ए के 40 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे अपने पूरे 120 लेबर आवर्स को यूटिलाइज करने के लिए। So therefore 40 is the maximum number of units of product A which can be produced using the 120 hours. इसी पार्ट सी में जो दूसरी बात आपसे कही गई थी वो आपने निकालनी थी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बी। सो देयरफॉर 40 इज द मैक्सिमम, सॉरी, इफ मैनेजमेंट डिसाइड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बी ओनली, x इज इक्वल्स टू जीरो, तो हम x इज इक्वल्स टू जीरो रखेंगे ऑब्वियसली। अब हमें y निकालना है, प्रोडक्ट बी हम बना रहे, सिर्फ प्रोडक्ट ए नहीं बना रहे, तो प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी को हम जीरो रखेंगे। जब जीरो रखेंगे तो ये फैक्टर पूरा जीरो हो जाएगा, सो वी विल हैव 2.5 y is equals to 120। 2.5 both sides पे डिवाइड करेंगे एंड वी विल हैव y is equals to 48 units, which represents कि हमें अगर हम प्रोडक्ट ए का कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते तो हमें y के 48 यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे पूरे के पूरे 120 आवर्स को यूटिलाइज करने के लिए। सो फुली ये एग्जांपल्स आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।